नमस्कार साथियों। भवानी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हृदय की अनंत गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम बात कर रहे थे पिछली जो अशोक गहलोत सरकार थी, उन्होंने जो नवीन 19 जिलों की घोषणा की, उस नवीन 19 जिलों के अंदर हमने 5 जिला दर्शन भवानी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक सुव्यवस्थित ढंग से प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर दिए गए हैं। उसी सिलसिले में हम आगे बात करते हैं आज 6 नंबर जिले की, जो है अपना ब्यावर जिला दर्शन। ठीक है, तो ब्यावर जिला दर्शन पढ़ने से पहले हम जो 19 नवीन जिले बनाए, उस 19 नवीन जिलों की जो 5 प्रमुख नीतियां हैं जो सभी जिलों के लिए समान है, उस 5 प्रमुख नीतियों के बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद विस्तृत रूप से हम ब्यावर जिले का भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से, उन पॉइंटों के बारे में विस्तृत रूप से विश्लेषण करके अध्ययन करेंगे। तो पहले उन 5 तिथियों की अध्ययन करते हैं, जिसमें पहली तिथि है अपने 17 मार्च 2023 की। ठीक है, तो 17 मार्च 2023 को जो 19 नवीन जिले बने, उस 19 नवीन जिलों की क्या हुई, घोषणा हुई। ठीक है, याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट तिथि है कि घोषणा कब हुई 19 नवीन जिलों की, तो वो हुई 17 मार्च 2023 को। फिर उसके बाद बात आती है कि उस 19 नवीन जिलों के मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी कब दी गई, तो वो दी गई अपने को 4 अगस्त 2023 को। उस दिन क्या हुआ, मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई कि हाँ भाई 19 नवीन जिले बनने चाहिए। तो मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली 4 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि अधिसूचना जारी कब होती है, अधिसूचना लागू कब होती है। तो 6 अगस्त 2023 को क्या होती है, अधिसूचना अपने जारी होती है। जारी 6 अगस्त को हो जाती है। और बात करें लागू की, तो अधिसूचना अपने लागू होती है 7 अगस्त 2023 को। ठीक है, और इसी 7 अगस्त के दिन क्या होता है कि जो 19 नवीन जिले बने, उस 19 नवीन जिलों का एक साथ स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया 7 अगस्त को। तो गहलोत सरकार ने जो भी अपने मंत्रिमंडल में से मंत्री थे, उस मंत्रियों के द्वारा उस 19 नवीन जिलों की घोषणा या उद्घाटन करवाया गया। तो उद्घाटन के रूप में उसी दिन क्या मनाया गया, इसका स्थापना दिवस। ब्यावर का नहीं बल्कि सभी 19 जिलों का स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया और अपने अपने मंत्रियों को भेज के उद्घाटन करवाया गया। तो ब्यावर में उद्घाटनकर्ता के रूप में कौन थी, तो ब्यावर के उद्घाटनकर्ता के रूप में ममता भूपेश थी। और ये ममता भूपेश पिछली कांग्रेस सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री थी। ठीक है, तो यह प्रमुख तिथियां की घोषणा 17 मार्च 2023 को होती है। फिर बात करते हैं कि मंत्रिमंडल की मंजूरी 4 अगस्त को मिलती है और अधिसूचना जारी होती है अपने 6 अगस्त को, लेकिन लागू कब होती है, तो 7 अगस्त को। और जो 19 नवीन जिले बनाए गए, उस 19 नवीन जिलों का स्थापना दिवस सभी का एक साथ मनाया गया 7 अगस्त को। ठीक है, और कांग्रेस सरकार ने अपने मंत्रियों के द्वारा उद्घाटन करवाया गया। और ब्यावर का उद्घाटन करने वाली कौन थी, तो ममता भूपेश थी, जो पिछली कांग्रेस सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री थी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है।
अब बात करते हैं हम ब्यावर जिले के जो भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन इम्पोर्टेंट पॉइंट का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये लिख लीजिए। अब बात करते हैं पहले हम भूगोल के पॉइंटों की जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो ब्यावर का भूगोल, ब्यावर का भूगोल पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि ब्यावर की स्थापना किसने की। तो ब्यावर की स्थापना फरवरी 1837 ईस्वी के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी थे, कर्नल डिक्सन। तो फरवरी 1837 के अंदर कर्नल डिक्सन नामक अंग्रेज अधिकारी ने ब्यावर नगर बसाया और यह ब्यावर अब जाके जिला बना। तो इसके प्रमुख भूगोल के पॉइंट हैं, उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो पहला पॉइंट अपना आता है कि ब्यावर जिला बनने से पहले ब्यावर मूल रूप से किस जिले का हिस्सा था। तो ब्यावर तो ब्यावर जिला बनने से पहले मूल रूप से अजमेर का हिस्सा था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद कि इस ब्यावर जिले का निर्माण किन किन जिलों को तोड़ के किया गया। तो ब्यावर जिले का निर्माण की बात करें तो निर्माण किया गया पाली जिले की कुछ तहसीलें लेके, भीलवाड़ा की कुछ तहसीलें लेके और अपने अजमेर की कुछ तहसीलों को अलग करके ब्यावर का निर्माण किया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बात करते हैं कि ब्यावर किन किन जिलों के साथ सीमा बनाता है अपना ब्यावर। तो ब्यावर 7 जिलों से सीमा बनाता है। सात जिलों की बात करें तो नागौर, जोधपुर ग्रामीण जो नवीन जिला बना है, कैकड़ी ये भी नवीन जिला बना है। ये जिला दर्शन आपने करवा दिया अपने भवानी क्लासेस के चैनल में। ठीक है, फिर बात करते हैं राजसमंद, फिर पाली, फिर भीलवाड़ा और अजमेर। तो इन 7 जिलों से अपना ब्यावर सीमा बनाता है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है कि किन किन जिलों से तोड़कर पाली, भीलवाड़ा और अपना अजमेर, 3 जिलों को तोड़कर ब्यावर जिले का निर्माण किया गया। परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि अपना ब्यावर है एक अंतर्वर्ती जिला है। अंतर्वर्ती जिला, ब्यावर एक अंतर्वर्ती जिला। इस शब्द से तात्पर्य यह है कि ब्यावर न तो किसी देश के साथ कोई सीमा बनाता है, न ही किसी राज्य के साथ कोई सीमा बनाता है। ये राज्य राजस्थान का एक मध्यवर्ती जिला है जो केवल जिलों से सीमा बनाता है, बल्कि किसी राज्य या देश से कोई किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं बनाता। यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे बात करें
तो ब्यावर के अंदर 6 उपखंड तो 7 तहसीलें हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो हो गए अपने अपने उपखंड, ये हो गई अपनी तहसीलें। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ एक कॉलम और बना देते हैं कि किन किन जिलों से ली गई, किस जिले से उपखंड या तहसील लिया गया। तो पहले बात करते हैं हम, पहली अपनी तहसीलें चौरा उपखंड है जैतारण, और जैतारणी अपनी तहसील। ठीक है, कहां से ली? पाली डिस्ट्रिक्ट से। नंबर 2 पे बात करते हैं रायपुर। रायपुर कहां से ली? ये भी ली पाली से। ये तो हो गई अपने पाली की। फिर नंबर 3 पर बात आती है बदनौर की। बदनौर उपखंड भी बदनौर और तहसील भी बदनौर। ठीक, ये कहां से ली? तो बदनौर ली अपनी भीलवाड़ा से। फिर बात करते हैं हम अजमेर की। तो अजमेर से ली एक तो ब्यावर, नंबर 5 पे ली टोडगढ़, और 6 नंबर पे ली मसूदा। मसूदा, ठीक है, यहां पे भी ब्यावर, टोडगढ़, और जो मसूदा उपखंड है इसके अंदर 2 तहसीलें हैं, एक तो मसूदा, दूसरी है अपने विजयनगर। विजयनगर, ठीक है, और ये लिया अपने अजमेर से। तो ये 6 उपखंड और 7 तहसीलें किन किन जिलों से पृथक करके ली गई, ये पूरा विस्तृत विवरण है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि किन किन तहसीलें कहाँ कहाँ से ली गई, और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि किन किन जिलों को तोड़कर बनाया गया, तो पाली, भीलवाड़ा और अपना अजमेर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे बात करें, अब हम आगे बात करते हैं ब्यावर में। तो ब्यावर के भूगोल के अंदर क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो ब्यावर के अंदर पहले नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे 25 गुजरता है, 58 गुजरता है, 158 गुजरता है और 458 गुजरता है। ये 4 नेशनल हाईवे गुजरते हैं ब्यावर से। ठीक है, फिर बात करते हैं हम, इंपोर्टेंट है अपनी खारी नदी। तो ब्यावर जिले के अंदर मुख्य रूप से 2 नदियां बहती हैं, एक तो अपने लूनी नदी और दूसरे नंबर पे है खारी नदी। तो खारी नदी की बात करें तो उसका उद्गम तो होता है, उद्गम की बात करें तो इजराइल की पहाड़ियां, इजराइल की पहाड़ियां, राजसमंद। ठीक है, और ये बनास की सहायक नदी है, तो राजमहल टोंक में जाके ये बनास नदी में मिल जाती है, नदी में मिलती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बात करें तो इस खारी नदी पर ब्यावर के अंदर एक बांध है। बांध कौन सा है, तो नारायण सागर बांध है, जिसकी नींव की बात करें तो 1955 ईस्वी में
भारत के जो प्रथम महामहिम राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1955 के अंदर नारायण सागर बांध की नींव रखी। कौन सा बांध है? नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध है अपना 1955 ईस्वी के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नींव रखी। ठीक है, अब बात करते हैं तो इसी खारी नदी पर ब्यावर की एक तहसील आती है विजयनगर। तो विजयनगर तहसील इसी नदी के किनारे है, इसके किनारे है। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ब्यावर की। तो ब्यावर का तिलपट्टी उद्योग प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर बात करें ब्यावर की सुंगनी नस्वार प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? सुंगनी नस्वार प्रसिद्ध है। क्लियर है? तो ब्यावर के अंतर्गत नेशनल हाईवे 25, नेशनल हाईवे 58, 158, 458 गुजरते हैं। फिर बात करते हैं ब्यावर की प्रमुख नदियों की। तो ब्यावर के अंदर दो नदियां गुजरती हैं, एक लूणी नदी, दूसरी खारी नदी। खारी नदी की बात करें तो खारी नदी बिजराइल की पहाड़ियां राजसमंद से प्रारंभ होती है, उसके बाद ये राजमहल टोंक में जाकर बनास नदी के अंदर विलीन हो जाती है। ये बनास नदी की सहायक नदी है और इसी नदी के अंदर, इसी नदी पर नारायण सागर बांध बना हुआ है जो ब्यावर जिले के अंदर स्थित है। कहा जाता है 1955 ईस्वी के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इसकी नींव रखी जाती है। और विजयनगर तहसील है जो ब्यावर की, वो खारी नदी के किनारे स्थित है। ब्यावर का तेलपट्टी उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। ब्यावर की सुंगनी नस्वार अपने राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर दो आराम से। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये याद रखना अपने, सुंगनी नस्वार भी प्रसिद्ध है और ये अपना बांध याद रखना, नारायण सागर बांध। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लिया। आगे बढ़े। उसके बाद बात करते हैं कि ब्यावर के अंदर जो ब्यावर की नींव रखी गई थी कर्नल डिक्सन के द्वारा। एक कर्नल डिक्सन एक अंग्रेज अधिकारी था। तो इस अंग्रेज अधिकारी ने क्या किया कि ब्यावर के अंदर जो कपास पे कर लगता था, उस कपास के कर को ब्यावर को कपास कर से मुक्त कर दिया गया। इसी कपास कर के मुक्त करने के कारण ही ब्यावर के अंदर राजस्थान की पहली सूती वस्त्र की मिल की स्थापना होती है। जून 1889 ईस्वी के अंदर यहाँ के प्रसिद्ध सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा उस मिल की नींव रखी जाती है, जिसका नाम होता है द कृष्णा सुपर मिल। कृष्णा सुपर मिल की बात करें तो ये राजस्थान की द कृष्णा सूती वस्त्र मिल स्थापना की बात करें 1889 ईस्वी के अंदर कौन करता है स्थापना? सेठ दामोदर दास
राठी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं राजस्थान की दूसरी सूती वस्त्र मिल, वो भी ब्यावर के अंदर है, एडवर्ड मिल। एडवर्ड मिल की स्थापना की बात करें तो 1906 ईस्वी के अंदर। फिर बात करते हैं तीसरी मिल है अपनी मां लक्ष्मी कॉटन मिल, 1925 ईस्वी की। 1925 ईस्वी में मां लक्ष्मी कॉटन मिल की स्थापना होती है। तो कर्नल डिक्सन के द्वारा जो कपास कर को ब्यावर से मुक्त किया, तो इसी ब्यावर को कपास कर के मुक्ति मिलने के बाद सेठ दामोदर दास राठी ने द कृष्णा सूती वस्त्र मिल जो जून 1889 ईस्वी में स्थापित की गई, ये राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल थी। उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए ब्यावर के अंदर ही राजस्थान की दूसरी सूती वस्त्र मिल एडवर्ड मिल जो 1906 ईस्वी में स्थापित हुई। फिर बात करते हैं मां लक्ष्मी कॉटन मिल की जो 1925 ईस्वी में स्थापित हुई। यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे बात करते हैं हम ब्यावर की। ब्यावर के प्रमुख खनिजों की बात करें तो प्रमुख खनिजों के अंदर हम बात करते हैं अभ्रक, वर्मिक्यूलाइट, कैल्साइट और उसके बाद आता है लाइमस्टोन। तो ये यहाँ के प्रमुख खनिज है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं दो यहाँ के प्रमुख सीमेंट के कारखाने हैं। इसमें पहला कारखाना है अपना श्री सीमेंट कारखाना। श्री सीमेंट कारखाना की स्थापना 1979 ईस्वी किसने की, तो बीडी बांगूर ने। बीडी बांगूर नामक व्यक्ति ने श्री सीमेंट की स्थापना की। ये देश का ही नहीं, राज्य का ही नहीं बल्कि उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक फैक्ट्री है, तो वो है अपने श्री सीमेंट कारखाना, जिसकी स्थापना बीडी बांगूर ने की। ये उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक कारखाना है। फिर ब्यावर के अंदर ही एक दूसरा कारखाना है सीमेंट का, जिसका नाम है राजश्री सीमेंट कारखाना। सीमेंट कारखाना, ठीक है, ये भी अपना कहाँ पे है, ब्यावर में ही है। यहां तक क्लियर है। देखिए ये पॉइंट आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कृष्णा सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई, तो 1889 में हुई। कहाँ पे हुई, तो ब्यावर के अंदर हुई। ब्यावर के अंदर हुई, किसके सहयोग से हुई, सेठ दामोदर दास राठी के सहयोग से हुई। फिर दूसरी बात करें एडवर्ड मिल की तो 1906 ईस्वी में ब्यावर के अंदर। फिर मां लक्ष्मी कॉटन मिल की बात करें तो 1925 ईस्वी के अंदर। फिर प्रमुख खनिजों की बात करें तो अभ्रक के अंदर, वर्मिकुलाइट के अंदर, कैल्साइट और लाइमस्टोन के अंदर अपना ब्यावर प्रसिद्ध है। फिर श्री सीमेंट कारखाने की बात करें तो 1979 ईस्वी के अंदर बीडी बांगूर के द्वारा इस कारखाने की स्थापना की जाती है। ये अपने राज्य का ही नहीं बल्कि उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक कारखाना की बात करें तो श्री सीमेंट कारखाना है। उसके बाद हम बात करते हैं राजश्री सीमेंट की। राजश्री सीमेंट कहाँ है, अपने ब्यावर का है। यहाँ तक क्लियर है, नोट कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
फिर हम आगे बात करें तो ब्यावर के भूगोल के अंदर हम आगे बात करते हैं टोडगढ़ अभ्यारण्य की। टोडगढ़ अभ्यारण्य, टोडगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो टोडगढ़ अभ्यारण्य किन किन जिलों के अंदर फैला हुआ है? तो पाली, ब्यावर और अपना राजसमंद। तो पहले ब्यावर नहीं था, तब ये अजमेर के अंदर आता था। ठीक है, ये तो हो गए अपने 3 जिले। और ये टोडगढ़ अभ्यारण्य 3 जिलों के अंदर और 3 संभाग के अंदर फैला गया। 3 संभाग के अंदर बात करें तो 3 संभाग कौन कौन से हैं? तो पाली अपना नवीनतम संभाग, पाली संभाग एक ब्यावर के संभाग में आता है। तो ब्यावर पहले ही पढ़ा दिया, अजमेर संभाग में आता है। और अपना राजसमंद के संभाग में आता है, राजसमंद संभाग आता है उदयपुर। यहां तक क्लियर है कि रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य पाली, ब्यावर और राजसमंद 3 जिलों के अंदर फैला हुआ है और 3 संभाग के अंदर फैला हुआ है। तो पाली जिला पाली संभाग के अंदर आता है, जो नवीन संभाग बना। ब्यावर जिला जो नवीन जिला बना वो अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है और राजसमंद अपना उदयपुर संभाग के अंतर्गत। फिर बात करते हैं इसकी स्थापना इसकी रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य कब बना? तो 1983 ईस्वी के अंदर रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य बना। इसी रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य के अंदर की बात करें तो मध्य अरावली, मोरारजी छोटी ही तो 934 मीटर मोरारजी, जिसे हम टोडगढ़ भी कहते हैं। टोडगढ़ छोटी ही जो 934 मीटर उसी की ये मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है या हाईएस्ट पीक है, सर्वोच्च छोटी रावली टोडगढ़ मोरारजी मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है। फिर बात करते हैं कि रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध की बात आती है तब हम बात करते हैं कि ये धूसर मुर्गों जो इस अभ्यारण्य के अंदर पहाड़ों में पाए जाते हैं, धूसर मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वर्ष 2011 की बात करें तो वर्ष 2011 के अंदर अपनी जो राज्य सरकार है उसके विधानसभा में ये प्रस्ताव रखा गया है कि रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाए। उससे प्रस्ताव लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा गया, लेकिन अभी तक उसको राष्ट्रीय उद्यान का घोषणा नहीं की गई। तो राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रस्ताव भेजा गया और उसमें इस रावली टोडगढ़ जो अभ्यारण्य था इसका नाम बदलकर अरावली राष्ट्रीय उद्यान करने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं हुई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वर्ष 2011 में राज्य सरकार ने प्रस्ताव लेकर राष्ट्रीय उद्यान बनाने की मांग की, नाम बदलकर क्या करने का कहा? अरावली राष्ट्रीय उद्यान करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन अभी तक ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं बना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे बात करें, पहले ये नोट कर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
अरावली, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट। अरावली टॉडगढ़ अभ्यारण्य किन किन जिलों में फैला हुआ है और किन किन संभाग में फैला हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धूसर मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको जानकारी के लिए याद रखना है कि वर्ष 2011 में राज्य सरकार ने प्रस्ताव लेकर राष्ट्रीय उद्यान की मांग की, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान नहीं बना है। और नाम क्या रखने की बात की गई? तो अरावली राष्ट्रीय उद्यान रखने की मांग की गई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक गांव आता है अपना नरबड़ खेड़ा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है विजयनगर। ये तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा अपना गांव है मसूदा। नरबड़ खेड़ा गांव है, यहाँ पर रिको के द्वारा वुलन कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई। फिर बात करते हैं विजयनगर की, तो विजयनगर के अंदर एक स्पेन फेड नामक संस्था है। और फिर बात करते हैं मसूदा के, तो मसूदा राजस्थान का वो प्रथम गांव है जो प्रथम साक्षर गांव के रूप में जाना जाता है। मसूदा मसूदा पहले अजमेर में था, अब ब्यावर में है। तो नरबड़ खेड़ा रिको के द्वारा यहाँ पर वुलन कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई, ठीक है। की स्थापना की गई। ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद हम विजयनगर की बात करें, तो विजयनगर के अंदर स्पेन फेड नामक संस्था है। यहाँ तक क्लियर। फिर मसूदा, वेरी इंपॉर्टेंट, मसूदा राजस्थान का प्रथम साक्षर गांव, राजस्थान का प्रथम साक्षर गांव है मसूदा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो इसी के साथ अपने ब्यावर का भूगोल का पॉइंट है जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भूगोल के पॉइंट यहाँ पर खत्म होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं ब्यावर की इतिहास के अंदर कौन कौन से पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इतिहास के पॉइंटों की बात करें, ठीक है। इतिहास के पॉइंटों के अंदर बात करें, ब्यावर का इतिहास, ब्यावर के इतिहास के अंदर हम पहला पॉइंट बात करते हैं टोडगढ़ दुर्ग। टोडगढ़ दुर्ग, टोडगढ़ दुर्ग की बात करें तो टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने किया। बात करते हैं कि टोडगढ़ दुर्ग के निर्माण के लिए किस महाराजा ने
उनको वित्तीय सहायता दी या आर्थिक सहायता दी तो वो थे अपने मेवाड़ के शासक भीम सिंह जी थे। उन्होंने वित्तीय सहायता दी। टॉडगढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग है, और इसी टॉडगढ़ दुर्ग के अंदर एक टॉडगढ़ जेल थी, जिसके अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन के मुख्य नेतृत्व करता रहे विजय सिंह जी प्रतीक, जिसका मूल नाम भूप सिंह था, उनको तथा राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक रहे गोपाल सिंह खैरवा को इसके अंतर्गत कैद करके रखा गया था। तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। निर्माण की बात करें, कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। फिर बात करते हैं इसमें आर्थिक सहायता की। आर्थिक सहायता की बात करें तो मेवाड़ के शासक थे अपने भीम सिंह जी द्वितीय, मेवाड़ शासक थे भीम सिंह द्वितीय, उन्होंने आर्थिक सहायता दी। ये राजस्थान का एकमात्र अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग था। ये पॉइंट क्लियर है। उसके बात करें तो इसी टॉडगढ़ के अंदर एक टॉडगढ़ जेल थी, टॉडगढ़ दुर्ग के अंदर टॉडगढ़ जेल थी। ठीक है, टॉडगढ़ जेल की बात करें, यहां पर विजय सिंह पथिक जो अपने बिजोलिया किसान आंदोलन के सेकंड चरण के मुख्य नेतृत्वकर्ता थे, पथिक जिसका मूल नाम था भूप सिंह, और राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक रहे गोपाल सिंह खैरवा। वो कैद करके रखा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो पूरा दुर्ग इंपॉर्टेंट है। टॉडगढ़ दुर्ग कर्नल जेम्स टॉड द्वारा बताया गया। आर्थिक सहायता की बात करें तो अपने भीम सिंह जी दी थी, जो मेवाड़ के शासक थे, उन्होंने कर्नल जेम्स टॉड को इस दुर्ग के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी। उसके बाद ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित किया गया, और टॉडगढ़ जेल के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर विजय सिंह जी प्रतीक जो बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थी, उन्होंने राजस्थान सेवा संघ के अंदर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो उनको यहाँ कैद किया गया। फिर राजस्थान की सशस्त्र क्रांति के जनक रहे गोपाल सिंह खैरवा को उसके अंदर कैद करके रखा। ये दोनों को हम विस्तृत रूप से जब राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों की बात आएगी तब हम विस्तृत रूप से उनका अध्ययन करेंगे, विजय सिंह जी प्रतीक का और गोपाल सिंह खैरवा का। ठीक है, ये लिख दीजिए। टॉडगढ़ दुर्ग हो गया। इसके बाद अपने आती है ओजियाना सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? ओजियाना सभ्यता। ओजियाना सभ्यता की बात करें तो ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ है? तो बदनौर में है। बदनौर पहले भिलवाड़ा के था, अब कहाँ का है? तो ब्यावर का है। यहाँ तक क्लियर है।
फिर बात करते हैं कि ओजियाना सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो नदी अपनी खारी नदी है। खारी नदी वही है जहां 1955 में नारायण सागर बांध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा नींव रखी गई थी, और इसी खारी नदी के किनारे ब्यावर की एक तहसील है, विजयनगर तहसील, वो भी इसी खारी नदी के किनारे है। ठीक है, बात करते हैं इसे आहड़कालीन ताम्र संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आहड़कालीन ताम्र संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसी बदनौर की बात करें तो 1584 ईस्वी के अंदर इस बदनौर का निर्माण किया गया। वो किसने किया? 1584 ईस्वी के अंदर इसी बदनौर का निर्माण किया। बदना एक परमार शासक हुई, इस परमार शासक ने। ठीक है, और इसी बदनौर की एक पगड़ी प्रसिद्ध है, ये भी इतिहास का ही पॉइंट है कि राठौड़ी पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, राठौड़ी पगड़ी बदनौर भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े तो इतिहास के अंदर ही एक बदनौर का युद्ध होता है। बदनौर का युद्ध, बदनौर का युद्ध होता है 1757 ईस्वी के अंदर। 57 ईस्वी के अंदर होता है यह बदनौर का युद्ध। एक तो होता है अपना मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा, और उधर होते हैं मालवा के महमूद खिलजी। ये मोहम्मद खिलजी वही है जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के बीच, और मोहम्मद खिलजी सारंगपुर के युद्ध में जो 1456 ईस्वी में हुआ, जिसके बीच में मोहम्मद खिलजी हार जाता है, और मोहम्मद खिलजी हारने के बाद गुजरात के शासक होते हैं कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह से जाके ये संधि करता है कि हम दोनों मिलके मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना मिलके मेवाड़ का जो शासक है महाराणा कुंभा, उनको हराते हैं, और जो भी मेवाड़ का जो भी राज सिंहासन है, जो भी राज्य की सीमा है, उनका हम बंटवारा करके मेवाड़ पर हम अधिकार जमा के उस पर शासन संचालित करेंगे। तो इसी उद्देश्य को लेकर इन दोनों ने संधि कर दी। मालवा के मोहम्मद खिलजी प्रथम और गुजरात के थे अपने कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह ये थे गुजरात के, और मोहम्मद खिलजी थे अपने मालवा के। तो इन दोनों ने संधि करके राणा कुंभा पर अटैक करते हैं, तो भी अपने मेवाड़ी शासक राणा कुंभा जीत जाते हैं इस युद्ध में। और कहा जाता है कि इसी जीत के उपलक्ष्य में बदनौर के अंदर एक माताजी का मंदिर का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है कुशाल माता मंदिर। कुशाल माता मंदिर बदनौर भीलवाड़ा के अंदर था पहले, अब ब्यावर के अंदर है। और ये बदनौर के क्षेत्र के अंदर ही लड़ा गया था, जिसका नाम बदनौर है। कुशाल माता का मंदिर का जाते निर्माण बदनौर के अंदर, और मालवा के शासक खिलजी प्रथम और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह आपस में संधि करते हैं और राणा कुंभा को हराने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने मेवाड़ी शासक महाराणा कुंभा नहीं आते हैं, जीत जाते हैं। और इसी जीत के उपलक्ष्य में बदनौर के अंदर कुशाल माता का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये लिख लीजिए, याद रखना है ओजियाना सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता थी। बदनौर पहले भीलवाड़ा में था, अब ब्यावर में अंतर है। खारी नदी के किनारे है। आड़कालीन ताम्र संस्कृति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है राठौड़ी पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? 1584 के अंदर बदना परमार शासक था, उसने बदनौर की नींव रखता है। और बदनौर का युद्ध 1457 ईस्वी में महाराणा कुंभा तथा मालवा के मोहम्मद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है, और इसी जीत के उपलक्ष्य में कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है?
लिखे एक बार। यहाँ तक क्लियर। फिर हम बात करते हैं ब्यावर जिले के अंदर प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं। तो ब्यावर जिले के अंदर एक बदनौर दुर्ग है, दूसरा बैराट दुर्ग है, तीसरा जैतारण दुर्ग है और चौथा अगेवा दुर्ग है। अगेवा दुर्ग कहा जाता है कि इस जैतारण दुर्ग के अंदर एक प्रसिद्ध इमारत है, इसका नाम है झंडा पोल। तो झंडा पोल किस दुर्ग के अंदर है? तो जैतारण दुर्ग के अंदर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर बात करते हैं कि जो अपना ब्यावर है, ब्यावर के अंदर अजमेर, मेरवाड़ा बटालियन, अजमेर मेरवाड़ा बटालियन की बात करें तो इस अजमेर मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की बात करें तो 1822 ईस्वी के अंदर अजमेर मेरवाड़ा की बटालियन की स्थापना होती है। फिर बात करें कि अजमेर मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना करने के पीछे कारण क्या था। तो अजमेर मेरवाड़ा के क्षेत्र के अंदर मेर जाति का बाहुल्य था। तो मेर जाति के आतंक से ज्यादा आतंक होने के कारण उस आतंक को कम करने के लिए मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई 1822 ईस्वी के अंदर। और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया अपने ब्यावर के अंदर। बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है कि 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के समय ब्यावर अपनी एक सैनिक छावनी थी। ब्यावर 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। उस 6 सैनिक छावनियों में से 2 छावनियां ऐसी थी जहां पर किसी भी प्रकार का क्रांति के समय भी कोई भी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ। तो उसमें एक तो अपने थी ब्यावर और दूसरी थी अपनी खेरवाड़ा उदयपुर में है। और ब्यावर अपना अजमेर में था पहले, अब ब्यावर खुद डिस्ट्रिक्ट बन गया। तो लिखे इस सैनिक छावनी में 1857 की क्रांति के समय किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ। यहाँ तक क्लियर है? नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये लिखे दोनों पॉइंट लिखे। अजमेर मेरवाड़ा बटालियन की बात लिखे, हेडक्वार्टर ब्यावर में है। 1857 ब्यावर सैनिक छावनी है, किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं होता है। और जैतारण दुर्ग के अंदर झंडा दुर्ग है। फिर बात करते हैं 1498 ईस्वी की। पहले कुड़की की बात करें तो पहले जैतारण में आता, जैतारण पहले पाली में आता था, अब
ब्यावर में आता है। कुर्की जैतारण के अंदर मीराबाई का जन्म होता है। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह सिंधावत था, माता का नाम वीर कुंवरी था। मीराबाई के बचपन का नाम पेमल देता। मीराबाई जिसे राजस्थान की राधा या भक्त शिरोमणि कहा जाता है, और इसी मीराबाई ने सगुण भक्ति की, माधुर्य भाव की भक्ति करती थी, सगुण भक्ति धारा की संत है। और इसी मीराबाई ने एक संप्रदाय चलाया था जिसका नाम था दास दासी संप्रदाय। और इसकी रचनाओं के अंदर की बात करें तो गीत गोविंद की रचना, गीत गोविंद का टिक्का, रुक्मणी मंगल, सत्य भामारो रोशनु, पदावली आदि इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके गुरु की बात करें तो संत रैदास इसके गुरु हैं। और शादी की बात करें तो मेवाड़ राजघराने के अंदर राणा सांगा का सबसे ज्येष्ठ पुत्र हुआ भोजराज जी, उस भोजराज से उसकी शादी होती है। कहा जाता है कि उसका अंत समय रणछोड़ राय मंदिर के अंदर भक्ति करते हुए ये विलीन हो गई थी। और ये रणछोड़ राय मंदिर गुजरात के अंदर है। यहाँ पर द्वारकाधीश का भी प्रसिद्ध मंदिर है। क्लियर है? लिखे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं इतिहास की, एक महत्वपूर्ण युद्ध की, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कहा जाता है कि मालदेव के पास वो समय था कि वो शेरशाह सूरी को हराकर दिल्ली के सिंहासन पर भी शासन कर सकता था, लेकिन मालदेव ने शेरशाह सूरी के षड्यंत्र में आकर वो मौका गवा दिया। ठीक है, तो बात करते हैं हम गिरी सुमेल की युद्ध की। वेरी इंपॉर्टेंट, गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, या जिसे जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है। क्लियर है? कब हुआ? 5 जनवरी 1544 ईस्वी को। 1544 ईस्वी को कहाँ हुआ? जैतारण, पहले पाली में आता था, जैतारण ब्यावर में आता है। क्लियर? किन किन के बीच हुआ? तो एक था शेरशाह सूरी, जो कान शासक था दिल्ली का। उधर थे अपने मारवाड़ के शासक मालदेव, जिसे अस्मत वाला शासक के नाम से भी जाना जाता है। 32 युद्धों का विजेता के नाम से भी जाना जाता है। 33वां युद्ध अपना गिरी सुमेल का युद्ध, उसमें ये हार जाता है। ठीक है, तो मालदेव के सेनापति थे जैता और कुपा, जैता व कुपा। और शेरशाह सूरी का सेनापति था जलाल खां जलवानी। जलाल खां जलवानी। गिरी सुमेल का युद्ध इसे जैतारण का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 5 जनवरी 1544 को ये युद्ध होता है। कहा जाता है कि ये युद्ध पहले मारवाड़ की सेना बहुत भयंकर रूप से शेरशाह सूरी के सैनिकों पर अटैक करती है। उसका नेतृत्व करता है जलाल खां जलवानी, और शेरशाह मालदेव के नेतृत्व करता होते हैं जैता और कुपा। जैता और कुपा इतना भयंकर शेरशाह सूरी की सेना पर अटैक करते हैं कि शेरशाह सूरी की सेना हक्का बक्का हो जाती है। फिर जलाल खां जलवानी एक षड्यंत्र रचता है जैता और कुपा के विरुद्ध। जैता और कुपा के विरुद्ध
षड्यंत्र रचता है और इस षड्यंत्र का पता मालदेव को पड़ जाता है। तो मालदेव रातों रात उसको ये षड्यंत्र पता चलता है कि मालदेव तुझे जटा और कुपा मरवाना चाहते हैं। तो इसी पर भरोसा करके इसके षड्यंत्र पर मालदेव यहाँ से भागकर सिवाना दुर्ग, जो पहले बाड़मेर में था अब कहाँ पे है, अब बालोतरा में है। तो बालोतरा में ही यहाँ जाकर वो छुप जाता है और इस षड्यंत्र का पता जब जटा और कुपा को लग जाता है कि हमारे मालदेव इस हमारे के ऊपर षड्यंत्र के कारण यहाँ से भागकर सिवाना दुर्ग के अंदर जा छुपा है, तो जटा उसका अपना पूरा दमखम लगाकर इस युद्ध के अंदर शहीद हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इतना जबरदस्त अटैक करते हैं कि शेरशाह सूरी अंत में युद्ध कहता है, युद्ध खत्म होने के बाद कहता है कि मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो जाता है। मतलब एक मारवाड़ पाने के लिए, मारवाड़ का राज सिंहासन पाने के लिए पूरे दिल्ली का शासन खो गया था यदि ये युद्ध मालदेव जीत जाता तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। कहाँ भाग के गया था, बालोतरा सिवाना दुर्ग के अंदर। ठीक है, नेतृत्व कम था कौन थे, शेरशाह सूरी के, जलाल का जलवानी, मालदेव के जटा व कुपा थे। ठीक है, कब हुआ, 5 जनवरी 1544 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। यहाँ तक क्लियर है। तो ये थे अपने ब्यावर के इतिहास के पॉइंट। अब बात करते हैं ब्यावर के कला एवं संस्कृति के पॉइंटों की। तो अब हम आगे बात करते हैं ब्यावर की कला एवं संस्कृति की। ठीक है, कला एवं संस्कृति की बात करें जो एक कला एवं संस्कृति के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन पॉइंटों की बात करते हैं हम संस्कृति की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो पहला पॉइंट आता है अपने ब्यावर के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोडामार होली। कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है। तो बिनाए ब्यावर, पहले अजमेर में आता था, ब्यावर में आता है, ब्यावर की। क्लियर, कब की, चैत्र मास में होली आती है, चैत्र माह में, फाल्गुन में आती है होली, तो चैत्र माह में कोडामार होली बिनाए ब्यावर की प्रसिद्ध है, चैत्र माह में आयोजन किया जाता है। फिर बात करते हैं देवर भाभी की होली। होली, देवर भाभी की होली की बात करें तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ब्यावर की प्रसिद्ध। क्लियर है, दोनों पॉइंट। कोडामार होली बिना ब्यावर चैत्र माह में आयोजित की जाती है, फिर देवर भाभी की होली ब्यावर में की जाती है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है कि बादशाह का मेला कहाँ था। बादशाह का मेला यह भी ब्यावर में होता है। कब होता है ब्यावर में, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को होता है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। या फिर हम बात करते हैं होली के दूसरे दिन, होली के दूसरे दिन, होली के दूसरे दिन इसका आयोजन किया जाता है, बादशाह का मेला। तो बादशाह के मेले की जो प्रसिद्ध चीज है वो है बादशाह की सवारी। यहाँ पर ब्यावर के अंदर बादशाह की सवारी निकाली जाती है, बादशाह की सवारी निकाली जाती है। उसके आगे बिरबल होता है, बिरबल के द्वारा कौन से नृत्य किए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, मयूर और भैरव नृत्य। भैरव नृत्य कौन करता है, बिरबल। और बिरबल जो अकबर का वित्तीय अधिकारी था, टोडरमल, उस टोडरमल का प्रतीक है बिरबल। टोडरमल का प्रतीक है अपना बिरबल। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आपको याद रखना है।
चौथा पॉइंट, कला संस्कृति का ब्यावर का तेलपट्टी उद्योग प्रसिद्ध है, ये हमने पढ़ा दिया पहले ही। ब्यावर की सुंगनी नस्सार प्रसिद्ध है, ये हमने पढ़ा दिया। ठीक है, ये तक क्लियर है। और फिर बात करते हैं आगे, ये लिख लीजिए एक बार। तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि कई बार पूछे गए। तेलपट्टी उद्योग ये भी प्रसिद्ध है और सुंगनी नस्ल ये भी इंपॉर्टेंट। तो ये 500 पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं ब्यावर के अंदर प्रसिद्ध मंदिर किन किन के हैं, वो पॉइंट। ठीक है, उन पॉइंटों में बात करें तो यहाँ पर तेजा जी के प्रसिद्ध मंदिर हैं। तेजा जी के प्रमुख मंदिरों की बात करें, मंदिर सुरसुरा, नंबर 2 सेंद्रिया, तीन नंबर पे है अपना पावता, और 4 नंबर पे है अपना ब्यावर। ठीक है, सुरसुरा है जहाँ पे मृत्यु हुई तेजा जी की, क्लियर है पॉइंट। मृत्यु कहाँ पे हुई तेजा जी की, सुरसुरा। सेंद्रिया कहाँ है, सेंद्रिया में क्या हुआ, तेजा जी ने श्रम्प दशा, दशा जो भी है, सांप यहाँ पे डसा था, और भावता के अंदर सर्पदंश का उपचार किया जाता है, इसका उपचार किया जाता है, उपचार किया जाता है। ठीक है, भावता के अंदर। और भावता के अंदर जो तेजा जी के भोपे होते हैं, उन भोपों को क्या कहा जाता है, घोडला कहा जाता है। तो घोडलों के द्वारा सर्पदंश का उपचार किया जाता है भावता के अंदर। ब्यावर के अंदर एक प्रसिद्ध तेजा शौक है, ब्यावर के अंदर एक प्रसिद्ध तेजा शौक है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा शौक कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा शौक कहाँ पे है, तो ब्यावर में है, सबसे बड़ा तेजा शौक। तेजा शौक कहाँ पे है, तो ब्यावर के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात आती है देवमाली ब्यावर की। देवमाली ब्यावर, ये देवमाली ब्यावर यहाँ पर क्या है, देवनारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर है। देवनारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर है, मंदिर है। फिर बात आती है बिराटिया की। बिराटिया, बिराटिया में रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है, इनका रामदेव जी का मंदिर है। फिर इसी ब्यावर के अंदर दादी धाम है, ब्यावर में। और इसी ब्यावर के अंदर एक माता आती है, डूंगरी माता। डूंगरी माता का मंदिर भी है, डूंगरी माता का मंदिर भी है। यहाँ पर नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है, पीपलाज माता का मंदिर भी है, वो भी लिख लीजिए, पीपलाज माता का मंदिर। ठीक है, तो आपको एक तो ये देवमाली ब्यावर याद रखना है, एक तेजा जी की जो प्रमुख स्थल ये याद रखना, बाकी बिराटिया याद रखना, डूंगरी धाम वगैरह वगैरह ये सब याद रखना। क्लियर, ये लिख लीजिए एक बार।
ठीक है, उसके बाद आगे बात करें। आगे बात करें तो इसी ब्यावर के अंदर राजस्थान की पहली ईसाई मिशनरी स्कूल है, कहाँ पे है? ब्यावर में। क्लियर है? उसके बाद ब्यावर में कुशाल माता तो हमने पढ़ाई दी। मंदिर बदनूर में इतिहास के पॉइंट में पढ़ा दिया। ठीक है, बदनूर युद्ध के बाद विजेता होने के बाद कुंभादेवी बनाए गए थे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं कि जगन्नाथ कछवा की छतरी। जगन्नाथ कछवा की छतरी कहां पे है? मांडल कहां पे है? बदनूर तहसील। पहले भिलवाड़ा में आता था, अब ये कहां आ गया? ब्यावर में। क्लियर? कितने खंभों की छतरी है? तो 32 खंभों की छतरी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और ये जगन्नाथ कछवा कौन था? तो जगन्नाथ कछवा जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ उस समय मुगलों की जो सेना का अग्निम नेतृत्व कर रहे थे अपने मान सिंह जी प्रथम, जो हरावल नेतृत्व कर रहा था वो था अपना जगन्नाथ कछवा। तो हल्दी घाटी के युद्ध में वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए ताकि उसकी जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सब तक पहुंच सके। ठीक है, तो हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों की हरावल सेना का नेतृत्व करता था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर उसके बाद हम बात करें मीराबाई की। बात कर दी, मीराबाई का जन्म स्थली कुड़की। और उसके बाद हम बात करते हैं संत दरियाव जी की। संत दरियाव जी जतारण, पहले पाली में पढ़ता था, ब्यावर में पढ़ता है। जतारण ब्यावर, ये कौन है? संत दरियाव जी अपने जो राम सनई संप्रदाय है उस राम सनई संप्रदाय की जो प्रमुख शाखाएं हैं उसमें से एक शाखा आती है अपनी रैण शाखा। तो ये रैण शाखा के प्रवर्तक है, प्रमुख रैण शाखा के प्रमुख प्रवर्तक हैं कौन? राम सनई जी, संत दरियाव जी राम सनई संप्रदाय के प्रमुख रैण शाखा के प्रमुख प्रवर्तक रहे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आपको ये याद रखना है, पहले ईसाई मिशनरी स्कूल ब्यावर में खुली, कुशाल माता के बदनौर में बदनौर का युद्ध 1457 ईस्वी में महाराणा कुंभा तथा मालवा के मुहम्मद खिलजी प्रथम तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के बीच में होता है और जिसमें महाराणा कुंभा विजय हो जाते हैं। और महाराणा कुंभा विजय होने के बाद कुशाल माता का निर्माण करवाते हैं बदनौर की युद्ध। और जगन्नाथ कछवा की छतरी मंडल, पहले बदनौर भिलवाड़ा में पड़ता था तो मंडल भिलवाड़ा पड़ते थे, अब ब्यावर में पड़ता है। 32 खंभों की छतरी और 32 खंभों की एक और छतरी रणथंभौर दुर्ग के अंदर है जो हमीरदेव सिसोदिया उनकी छतरी है, जिसे न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। हमीरदेव स्वान की छतरी है जिसे न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है।
ये हल्दीघाटी युद्ध में मुगलों की हरावल सेना का नेतृत्व करता था जगन्नाथ कसरा। फिर मीराबाई की जन्मस्थली कुर्की है। मीराबाई रतन सिंह जी की पुत्री, वीर कुंवरी की पुत्री थी। बचपन का नाम पेमल दे था। दास दासी संप्रदाय की स्थापना करने वाली थी। संत रैदास उसके गुरु थे। और गुजरात के रणछोड़ मंदिर के अंदर उसका अंत में विलीन हो जाती है। ठीक है। सत्यभामा विष्णु, रुक्मणी मंगल और गीत गोविंद का टीका, पदावली आदि उनकी रचनाएं हैं। संत दरियाल जी जैतरण ब्यावर के निवासी हैं और जो राम सनई संप्रदाय है उसकी रैण शाखा के प्रमुख प्रवर्तक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर लिख लीजिए। यहाँ तक लिख लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात करें कला संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक पॉइंट आता है अपने राजस्थान का प्रथम सर्स। राजस्थान का प्रथम सर्स। राजस्थान का प्रथम सर्स कौन सा है? तो है शूलब्रेड मेमोरियल सर्स। कहाँ पे है? ब्यावर में। वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का प्रथम सर्स कौन सा है? तो शूलब्रेड मेमोरियल सर्स। कहाँ पे है? ब्यावर के अंदर। ठीक, यहाँ तक बात करें। फिर बात आती है इसके अंदर सुभाष उद्यान है, जिसे कंपनी पार्क भी कहे। कंपनी पार्क कहाँ पे है? ये ब्यावर में है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, एक तालाब आता है पाटेला तालाब। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट रह गए थे, उसके बाद पाटेला तालाब की बात करें। पाटेला तालाब कहाँ पे है? रायपुर के अंदर है। रायपुर पहले पाली की तहसील थी, अब ब्यावर में है। रायपुर के अंदर उसे वेटलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेटलैंड कंजर्व रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। कंजर्व रिजर्वेशन के रूप में घोषित किया गया। वेटलैंड कंजर्व रिजर्वेशन के रूप में घोषित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, पाटेला तालाब रायपुर का। फिर चौथा पॉइंट आता है अपना सेंदड़ा पड़ता है। सेंदड़ा ब्रिज पहले पाली में पड़ता था, अब ब्यावर में पड़ता है। सेंदड़ा ब्रिज ये राजस्थान का सबसे ऊंचा ब्रिज है। क्लियर है? इसी के साथ अपना ब्यावर जिला दर्शन समाप्त। तो ये था अपना ब्यावर जिला दर्शन। राजस्थान का प्रथम शब्द शूलब्रेड मेमोरियल सर्च याद रखना है। सुभाष उद्यान कंपनी पार्क ब्यावर में स्थान रखना है। और ये अपना पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पाटेला तालाब रायपुर के अंदर है, वेटलैंड कंजर्वेशन के रूप में उसको घोषित किया गया। और सेंदड़ा ब्रिज राजस्थान का सबसे ऊंचा ब्रिज है। इसी के साथ अपना ब्यावर जिला खत्म होता है। तो ब्यावर जिले के अंदर भूगोल की दृष्टि से, हिस्ट्री की दृष्टि से और कला संस्कृति की दृष्टि जो भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, उन संपूर्ण तथ्यों का यहाँ पर अवलोकन किया गया है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो भवानी क्लासेज यूट्यूब चैनल को जितना हो सके सहयोग कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें भवानी क्लासेज की इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।